क्या होगा जब इंसानी लालच एक ऐसी हद पार कर जाए जहां उसकी हर सांस मौत के साए में घिर जाए। ये कहानी है एक तांत्रिक की, जो अपने ज्ञान और शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो कदम उठाता है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। उसने किया पिशाच का आह्वान, लेकिन क्या उसे अंदाजा था कि जिस अज्ञात शक्ति को वह बुला रहा है वो उसकी जिंदगी को नर्क में बदल देगी? क्या तांत्रिक अपने खेल में जीतेगा या पिशाच का खेल उसकी आखिरी गलती बन जाएगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। इस वीडियो को बनाने में दिन रात की मेहनत लगी है ताकि आपके लिए ऐसी खौफनाक और रोमांचक कहानी लाई जा सके। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा तंत्र मंत्र करता हो जो न केवल उसकी आत्मा बल्कि पूरे गांव की शांति को निगल जाए तो क्या होगा? जब एक रात तांत्रिक ने घने जंगल के बीच पिशाच को बुलाने का मंत्र पढ़ा, तभी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। आसमान में अंधेरा और गहराता गया, हवाएं ठंडी होकर जैसे किसी अनजाने खतरे की गवाही दे रही थीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली डर उस वक्त शुरू हुआ जब पिशाच ने अपनी पहली मांग रखी, एक ऐसी मांग जिसने तांत्रिक के होश उड़ा दिए। तो क्या तांत्रिक इस खतरनाक खेल को संभाल पाया, या उसने वो शक्तियां जागृत कर दी जो कभी शांत नहीं हो सकती? जानने के लिए जुड़ें इस कहानी के हर पल से और अंत तक देखें, क्योंकि अंत में ऐसा खुलासा होगा जो आपकी रूह तक को झकझोर कर रख देगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। रात एक दमनकारी सन्नाटे से भरी हुई थी, जो हर आवाज, हर सांस को निगलती हुई लग रही थी। केरल के पश्चिमी घाट के घने जंगलों में बसे सुदूर गांव कलियांगड़ी में कहानियां प्रेत की तरह यात्रा करती थीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाती हुई, ऐसे रहस्यों को लेकर जो कुछ लोग चाहते थे कि कभी बोले न जाएं। मैं राजेश नायर हूं और जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो महत्वाकांक्षा से शुरू होती है, मानवीय इच्छाओं के सबसे अंधेरे गलियारों से यात्रा करती है और एक ऐसे खौफ पर समाप्त होती है जिसने हमारे समुदाय को पीढ़ियों से परेशान किया है। एक तांत्रिक की कहानी जो मानता था कि वह अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है केवल एक प्राचीन बुराई को उजागर करने के लिए, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। विक्रम मेनन हमारे गांव के अन्य पुरुषों की तरह नहीं थे। जब दूसरे बच्चे धान के खेतों में खेलते थे और अपनी दादी नानी की कहानियां सुनते थे, विक्रम घंटों प्राचीन पांडुलिपियों पर ध्यान देते थे, निषिद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे जो मानव समझ से परे अनुष्ठानों के बारे में बताते थे। उनके परिवार का सम्मान किया जाता था। उनके पिता एक प्रमुख ब्राह्मण पुजारी थे, उनकी मां पारंपरिक चिकित्सकों के वंश से थीं, लेकिन विक्रम अलग थे। जहां उनके पिता पवित्र परंपराओं को देखते थे, विक्रम ने सीमाएं देखीं। जहां अन्य लोग भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की सीमाएं देखते थे, वहीं विक्रम ने अवसर देखे। जब वह 30 वर्ष का हुआ तब विक्रम एक तांत्रिक बन गया था, लेकिन वह ऐसा नहीं था जो साधारण अनुष्ठान करता हो या ग्रामीणों को छोटी मोटी आध्यात्मिक समस्याओं में मदद करता हो। नहीं, वह और अधिक चाहता था। वह परम सिद्ध चाहता था, वह शक्ति जो उसे मात्र नश्वर से ऊपर उठा दे, और इसे प्राप्त करने के लिए वह जानता था कि उसे कुछ असाधारण चाहिए, कुछ ऐसा जो जीवन और मृत्यु के बीच के छायादार क्षेत्र में मौजूद हो। यह मानसून की रात थी, जब कलियांगड़ी की टाइल वाली छतों पर बारिश हो रही थी और आकाश में बिजली गिरी थी। तब विक्रम को पांडुलिपि मिली, एक प्राचीन मंदिर पुस्तकालय के अभिलेखागार में छिपा हुआ, मानव त्वचा में बंधा हुआ और संस्कृत और एक अज्ञात लिपि के मिश्रण में लिखा गया पाठ एक पिशाच को बुलाने के अनुष्ठान की बात करता है। आधुनिक कथाओं के रोमांटिक प्राणी नहीं, बल्कि एक प्राचीन आदिम इकाई जो न केवल रक्त पर बल्कि आत्माओं पर भी निर्भर करती है। पांडुलिपि स्पष्ट थी, सिद्धि के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए
किसी को एक ऐसे प्राणी के साथ वाचा करनी चाहिए जो सामान्य अस्तित्व से परे हो। पारंपरिक तांत्रिक समझ में एक पिशाच केवल एक रक्त चूसने वाला राक्षस नहीं था, बल्कि एक सीमांत प्राणी था जो वास्तविकता के विभिन्न स्तरों के बीच मौजूद था। विक्रम जोखिम जानता था। पांडुलिपि का हर पृष्ठ एक चेतावनी थी, हर पंक्ति एक संभावित मृत्युदंड थी, लेकिन महत्वाकांक्षा उसके भीतर एक अमिट आग की तरह जल रही थी। अनुष्ठान की तैयारी में महीनों लग गए। विक्रम ने दूर दराज के श्मशान घाटों की यात्रा की, विशिष्ट सामग्री एकत्र की जिसे अधिकांश लोग घृणित मानते हैं। एक लावारिस शव की हड्डियां, जलती हुई चिता की राख, एक स्वेच्छा से बलिदान से रक्त और दुर्लभ जड़ी बूटियां जो केवल सबसे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में उगती हैं। उन्होंने जंगल में एक परित्यक्त मंदिर के भीतर एक पवित्र स्थान बनाया, एक ऐसी जगह जहां दुनियाओं के बीच की सीमा पतली, लगभग पारदर्शी लगती थी। स्थानीय लोग इस क्षेत्र से दूर रहते थे, अजीब आवाजों और अस्पष्टीकृत गायबियों के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। तैयारी के इन महीनों के दौरान विक्रम खुद एक भूत बन गया, पतला, पीला, ऐसी आंखों के साथ जो लोगों को देखने के बजाय उनके माध्यम से देखती थीं। उसका परिवार उसे डर और चिंता के मिश्रण से देखता था, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। अनुष्ठान की रात एक अप्राकृतिक शांति के साथ आई। कोई झींगुर नहीं चहका, कोई उल्लू नहीं बोला, यहां तक कि हवा भी अपनी सांस रोके हुए थी। विक्रम ने पवित्र राख, सिंदूर और सूखे खून के मिश्रण का उपयोग करके मंदिर के फर्श पर जटिल तांत्रिक प्रतीक बनाए थे। मानव वसा से बनी मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, जो प्राचीन पत्थर की दीवारों पर विचित्र छायाएं डाल रही थीं। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, एक ऐसी ध्वनि जो न तो प्रार्थना थी और न ही कोई जादू, बल्कि कुछ ऐसा जो मानव मुखर क्षमताओं से परे से आ रहा था। ये शब्द एक पुरानी संस्कृत बोली से थे, जो उन संस्थाओं का आह्वान कर रहे थे जिन्हें अधिकांश विद्वान पौराणिक मानते थे। घंटों बीत गए, मोमबत्तियां धीमी जलती रहीं, और फिर कुछ बदल गया। यह एक फुसफुसाहट से शुरू हुआ, एक ठंडी सांस जो मंदिर के पत्थरों से निकलती हुई प्रतीत हुई। फिर एक उपस्थिति आई, भौतिक नहीं, बल्कि एक भार जो वास्तविकता के विरुद्ध दबाव डाल रहा था। पिशाच अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं किया, यह अंतरिक्ष बन गया। लंबा, असंभव रूप से पतला, त्वचा जो प्राचीन हड्डियों पर फैली पारदर्शी चर्मपत्र की तरह दिखती थी, वह अस्तित्व में आया। उसकी आंखें आधुनिक कल्पना की रोमांटिक लाल नहीं थीं, बल्कि एक गहरी, अथाह काली थीं, जो दुख के पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए लगती थीं। विक्रम ने अपने जीवन में पहली बार सच्चा डर महसूस किया। विक्रम के लापता होने के बाद के हफ्तों और महीनों में कलियांगड़ी बदलने लगी। यह अचानक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक क्रमिक क्षय था, जो धीरे धीरे काम करने वाले जहर की तरह गांव में घुस गया। सबसे पहले ये बच्चे थे जिन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उन परछाइयों के बारे में बात की जो तब हिलती थीं जब कोई नहीं देख रहा था, खाली कमरों से आने वाली फुसफुसाहटों के बारे में, एक प्राचीन अथाह भूख से भरे सपनों के बारे में। माता पिता ने इन्हें बचकानी कल्पनाएं मानकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि कुछ बुनियादी बदलाव हुआ है। पशुधन रहस्यमय तरीके से मरने लगे, मवेशियों का खून बहता हुआ पाया जाता, उनके शरीर अप्राकृतिक स्थिति में मुड़े हुए, शारीरिक चोट के कोई निशान नहीं। गांव के पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार हैरान थे। घाव ऐसे थे जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे, सटीक, लगभग शल्य चिकित्सा के, लेकिन किसी भी चिकित्सा तर्क से रहित। मीनाक्षी अम्मा पहली मानव शिकार थीं। 67 वर्षीय विधवा जो गांव के बाहरी इलाके में रहती थी, वह एक सुबह अपने छोटे से छप्पर वाले घर में पाई गई। उसका शव उसके प्रार्थना कक्ष में पाया गया, जो टूटे हुए मिट्टी के दियों और बिखरे हुए फूलों के प्रसाद से घिरा था। पहली नजर में वह सोती हुई लग रही थी, लेकिन जब स्थानीय पुलिस कांस्टेबल ने उसे छुआ तो उसका शरीर सूखे पत्तों की तरह बिखर गया। कोई खून नहीं, कोई दिखाई देने वाला घाव नहीं, बस पूरी तरह से सूख गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने न केवल उसका खून
बल्कि उसका सार भी खा लिया हो। गांव वालों ने फुसफुसाया। उन्हें पुरानी कहानियां याद थीं। पीढ़ियों से चली आ रही चेतावनियां उन संस्थाओं के बारे में थीं जो केवल भौतिक पोषण से ज्यादा खाती थीं। जो बात गांव वालों को नहीं पता थी, जो मुझे अपनी सावधानी पूर्वक जांच से पता चली, वह यह थी कि विक्रम ने जिस पिशाच को बुलाया था वह कोई सामान्य अलौकिक प्राणी नहीं था। यह एक प्राचीन प्राणी था जो आध्यात्मिक ऊर्जा, अपने पीड़ितों के संचित कर्म और जीवन शक्ति से पोषित होता था। जिस भी व्यक्ति को उसने खाया वह उसकी विशाल सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया। उनकी यादें, उनके डर, उनके गहरे रहस्य, सब कुछ अवशोषित हो गया, जिससे मानवीय अनुभव का एक भयावह चित्रपट तैयार हो गया जिसका उपयोग वह इकाई कर सकती थी। और कलियांगड़ी उसका चुना हुआ शिकारगाह था। मैंने स्थानीय पुजारियों, विद्वानों और हमारी आध्यात्मिक परंपराओं के गहरे रहस्यों को समझने वाले लोगों के साथ अपने संबंधों का उपयोग करते हुए अपनी खुद की जांच शुरू की। जितना मैंने खोजा उतना ही मैं भयभीत होता गया। विक्रम ने जिस पांडुलिपि का उपयोग किया था वह कोई साधारण पाठ नहीं था। यह एक ग्रिमोयर था जो अस्पष्ट तांत्रिक परंपराओं में आत्मा राक्षस के रूप में जानी जाने वाली पिशाच संस्थाओं के एक विशिष्ट वर्ग की बात करता था। आत्मा को खाने वाले राक्षस जो अस्तित्व के विभिन्न विमानों के बीच सीमांत स्थानों में मौजूद थे। ये ऐसे प्राणी नहीं थे जिन्हें आसानी से निर्वासित या नष्ट किया जा सकता था। वे सामूहिक मानवीय पीड़ा के जीवित भंडार थे जो प्रत्येक आत्मा के साथ मजबूत होते जा रहे थे। जैसे जैसे भय फैलता गया, गांव बदलने लगा। कुछ लोगों ने विस्तृत पूजा और अनुष्ठानों के माध्यम से सुरक्षा की मांग की। अन्य लोगों ने सुरक्षात्मक ताबीज पहनना शुरू कर दिया। स्थानीय मंदिर लगातार गतिविधियों का केंद्र बन गया, जहां पुजारी बुराई को दूर भगाने के लिए निरंतर अनुष्ठान करते रहते थे। लेकिन पिशाच धैर्यवान था। उसे सभी को मारने की जरूरत नहीं थी। उन्हें धीरे धीरे रणनीतिक रूप से अपनी शक्ति का निर्माण करते हुए बिना पहचाने रहने के लिए पर्याप्त भोजन कर सकता था। विक्रम के साथ क्या हुआ, दिल एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना था कि वह पिशाच का पहला पूर्ण शिकार था। उसका पूरा अस्तित्व उस इकाई की चेतना में समा गया था। दूसरों को लगा कि वह अभी भी जीवित हो सकता है, किसी ऐसी चीज में बदल सकता है जो न तो मानव में और न पूरी तरह से अलौकिक। कलियांगड़ी पर छाने वाला अंधकार केवल एक भौतिक घटना नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक अस्वस्थता थी जो हमारे समुदाय की चेतना में समा गई, जिसने हर उस चीज को बदल दिया जिसे इसने छुआ। मैं, राजेश नायर, ने ऐसी भयावहताएं देखी हैं जो ज्यादातर लोगों की मानसिकता को चकनाचूर कर देती है, लेकिन जीवित रहने के लिए गवाह की जरूरत होती है। और इसलिए मैं अपने गांव के उस पतन का दस्तावेजीकरण करना जारी रखता हूं जो मानवीय समझ से परे एक रसातल में जा रहा है। पिशाच। विक्रम मेनन द्वारा बुलाया गया यह आत्म राक्षस एक साधारण शिकारी नहीं था। यह एक जटिल इकाई थी जो न केवल रक्त या जीवन शक्ति पर बल्कि मानव अस्तित्व को बांधने वाली जटिल आध्यात्मिक ऊर्जाओं पर पलती थी। प्रारंभिक अभिव्यक्ति के बाद के महीनों में अजीबोगरीब घटनाएं हमारी नई वास्तविकता बन गईं। यह सूक्ष्म रूप से शुरू हुआ। बच्चे अकथनीय चोटों के साथ जागते थे। उनके सपने प्राचीन मंत्रों और अंधेरे अनुष्ठानों के दर्शन से भरे होते थे। समुदाय के बुजुर्ग सदस्य अपनी याददाश्त तक खोने लगे। धीरे धीरे नहीं, जैसा कि उम्र के साथ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अचानक, भयानक अंतराल के साथ, जिसने उन्हें भ्रमित और भयभीत कर दिया। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार इस व्यवस्थित गिरावट को नोटिस करने वाले पहले लोगों में से थे। प्रभावित ग्रामीणों के रक्त परीक्षणों में अजीबोगरीब विसंगतियां दिखाई दी। हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी, अजीब प्रोटीन संरचनाएं जो चिकित्सा व्याख्या को चुनौती देती हैं, और एक अज्ञात सेलुलर संरचना के निशान जो अपने पीड़ितों के आनुवंशिक मेकअप को बदलते प्रतीत होते हैं। पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिक समझ में अस्तित्व के विभिन्न स्तरों के बीच एक नाजुक संतुलन मौजूद है। तंत्र लोकप्रिय गलत धारणा के विपरीत अंधेरे जादू के बारे में नहीं है,
बल्कि इन जटिल ऊर्जावान अंतः क्रियाओं को समझने के बारे में है। विक्रम ने जो किया वह जानबूझकर इस संतुलन को तोड़ना था, जिससे एक आध्यात्मिक घाव बन गया जो लगातार बढ़ता रहा। पिशाच केवल व्यक्तिगत आत्माओं का उपभोग नहीं कर रहा था, यह एक सामूहिक आध्यात्मिक नेटवर्क बना रहा था जो कलियांगड़ी की सामूहिक चेतना को अवशोषित कर रहा था। मैंने केरल के कुछ सबसे सम्मानित आध्यात्मिक विद्वानों से सलाह ली। हिमालय के एक बुजुर्ग साधु जिन्होंने हमारे गांव की दुर्दशा के बारे में सुना था, विशेष रूप से जांच करने के लिए यात्रा की। यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, उन्होंने मुझे बताया। उनकी आंखों में दशकों की आध्यात्मिक साधना से संचित ज्ञान की गहराई झलक रही थी। यह एक व्यवस्थित आध्यात्मिक आक्रमण है। विक्रम द्वारा बुलाई गई इकाई सिर्फ व्यक्तिगत आत्माओं को ही नहीं, बल्कि आपके क्षेत्र की आध्यात्मिक पारिस्थितिकी को भी नष्ट कर रही है। अलौकिक के साथ मेरी अपनी मुठभेड़ें तेज होने लगीं। सपने भयावह रहस्योद्घाटन के द्वार बन गए। एक विशेष रूप से ज्वलंत दुःस्वप्न में मैंने खुद को उस परित्यक्त मंदिर से गुजरते हुए पाया जहां विक्रम ने अपना मूल आह्वान अनुष्ठान किया था। दीवारें सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थीं, एक अंधेरे लयबद्ध ऊर्जा से स्पंदित। रक्त में उकेरे गए प्रतीक बनते और फिर से बनते, प्राचीन बलिदानों और निषिद्ध ज्ञान की कहानियां बताते। पिशाच प्रकट होता एक भौतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतना के रूप में जो मेरे दिमाग में घुसपैठ करती। ये शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि जटिल भावनात्मक और संवेदी छापों के माध्यम से संचार करता था, जो भाषाई वर्णन को चुनौती देते थे। जो मैं समझने लगा था वह यह था कि यह इकाई अस्तित्व को उस तरह से नहीं समझती थी जिस तरह से मनुष्य समझते थे। समय इसके लिए एक लचीली अवधारणा थी। अंतरिक्ष एक निश्चित निर्माण नहीं था, बल्कि एक तरल माध्यम था जिसके माध्यम से चेतना प्रवाहित हो सकती थी। जिस प्रत्येक आत्मा को इसने खाया वह यादों, अनुभवों और आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार बन गई। यह कुछ निर्माण कर रहा था, एक भव्य भयानक डिजाइन जो केवल जीवित रहने या शिकार से परे था। कलियांगड़ी बदलने लगी, पीढ़ियों से साथ रहने वाले परिवार बिखरने लगे, विश्वास खत्म हो गया। लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे, कभी नहीं जानते थे कि पिशाच के आध्यात्मिक आक्रमण का अगला वाहक कौन हो सकता है। कुछ ग्रामीण भाग गए, दूर के शहरों में शरण लेने लगे, लेकिन पिशाच के प्रभाव से इतनी आसानी से नहीं बचा जा सकता था। अन्य क्षेत्रों से रिपोर्टें सामने आने लगीं, अजीब मौतें, अस्पष्टीकृत गायबियाओं, आध्यात्मिक बेचैनी की बढ़ती भावना जो हमारे छोटे से गांव से निकलती हुई प्रतीत होती थी। डॉ. प्रदीप कुमार वैज्ञानिक जिज्ञासा और बढ़ते आतंक के संयोजन से प्रेरित होकर इस घटना का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने रक्त के नमूने एकत्र किए, व्यापक साक्षात्कार किए और उस प्रगति का नक्शा बनाने की कोशिश की जिसे उन्होंने शुरू में एक अज्ञात रोग संबंधी स्थिति माना था। उन्होंने जो खोजा वह चिकित्सा विज्ञान के दायरे से बहुत परे था। गांव में हर कोई निराशा के आगे नहीं झुका। पारंपरिक तांत्रिक चिकित्सकों और आध्यात्मिक नेताओं के एक समूह ने प्रतिरोध का आयोजन करना शुरू कर दिया। सरस्वती अम्मा नामक एक बुजुर्ग महिला के नेतृत्व में, जो एक शक्तिशाली तांत्रिक साधिका थीं और जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक ऊर्जा के गहन रहस्यों को समझने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने ऊर्जा अवरोध पैदा करने के लिए बनाए गए जटिल अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। हम इस इकाई को नष्ट नहीं कर सकते, सरस्वती अम्मा ने हमारी एक गुप्त बैठक के दौरान समझाया, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम आध्यात्मिक फायरवॉल बना सकते हैं जो इसके फैलने की क्षमता को सीमित कर देंगे। उन्होंने जो अनुष्ठान डिजाइन किया था वह कल्पना से परे जटिल था। इसके लिए सटीक आध्यात्मिक समन्वय, ऊर्जा हेरफेर की गहरी समझ और एक सामूहिक ध्यान की आवश्यकता थी जो मानव चेतना की सीमाओं को आगे बढ़ाता था। प्रतिभागी एक ट्रांस जैसी स्थिति में प्रवेश करेंगे। उनकी व्यक्तिगत चेतना पिशाच के आक्रमण का विरोध करने के लिए डिजाइन किए गए सामूहिक आध्यात्मिक नेटवर्क में विलीन हो जाएगी। विक्रम मेनन के साथ क्या हुआ यह केंद्रीय रहस्य बना रहा।
क्या वह एक शिकार था, एक इच्छुक प्रतिभागी, या कुछ और जटिल? जानकारी के टुकड़े उभरने लगे। पुरानी पांडुलिपियां, छिपे हुए मंदिर के रिकॉर्ड, फुसफुसाती कहानियां, सभी एक परेशान करने वाली संभावना की ओर इशारा करती हैं। विक्रम शायद सिर्फ एक साधक नहीं था, वह एक जानबूझकर किया गया पात्र हो सकता है, जिसे बुलाने की रस्म करने से बहुत पहले चुना गया था। मेरे शोध ने एक चौंकाने वाली वंशावली का विवरण प्रकट किया। विक्रम की मातृवंशावली एक कुख्यात तांत्रिक पंथ से जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में पीढ़ियों से सीमांत संस्थाओं के साथ संवाद करने की अफवाह थी। उनका पूरा जीवन इस आह्वान के क्षण की ओर एक तैयारी, एक सावधानी पूर्वक व्यवस्थित यात्रा रही होगी। पिशाच का प्रभाव केवल कलियांगड़ी तक ही सीमित नहीं था। केरल के अन्य भागों से, फिर तमिलनाडु से, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने की रिपोर्टें आने लगीं। सूक्ष्म परिवर्तन, अस्पष्टीकृत मौतें, आध्यात्मिक बेचैनी की बढ़ती भावना जो तर्क संगत व्याख्या को चुनौती देती है। वैज्ञानिक इन्हें संयोग के रूप में खारिज कर देंगे। आध्यात्मिक चिकित्सकों ने गहन ऊर्जावान परिवर्तन के संकेतों को पहचाना। विक्रम ने जो कुछ किया वह केवल एक स्थानीय अलौकिक घटना नहीं थी, यह एक संभावित वैश्विक आध्यात्मिक घटना थी, जिसने चेतना, अस्तित्व और वास्तविकता के विभिन्न स्तरों के बीच की सीमाओं की हमारी समझ को चुनौती दी। जैसा कि मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं इस विवरण को पूरा करने के लिए जीवित नहीं रह सकता। पिशाच जानता है कि मैं उसके अस्तित्व का दस्तावेजीकरण कर रहा हूँ। मेरे द्वारा लिखा गया प्रत्येक शब्द प्रतिरोध का कार्य और संभावित आमंत्रण दोनों है। कलियांगड़ी एक युद्ध का मैदान बन गया है, शारीरिक युद्ध का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक युद्ध का, जो अप्रशिक्षित आंखों के लिए अदृश्य आयामों में होता है। जबकि पिशाच की उपस्थिति कलियांगड़ी पर हावी थी, एक और डरावनी चीज जाग रही थी। एक भूत जिसका इतिहास पिशाच से भी अधिक भयानक था। वेनमनी हाउस गांव के किनारे पर खड़ा था, एक ढाती हुई हवेली जिसने कई पीढ़ियों की अकथनीय त्रासदी देखी थी। 19वीं शताब्दी के अंत में कृष्णन नायर नामक एक धनी जमींदार द्वारा निर्मित इस घर में एक अभिशाप था, जो पिशाच के आने से भी पहले का था। 1993 में कृष्णन नायर ने एक अकल्पनीय अपराध किया था। गंभीर आर्थिक संकट की अवधि के दौरान उन्होंने एक हताश तांत्रिक अनुष्ठान में अपने बच्चों की बलि दे दी थी। उनका मानना था कि इससे उनके परिवार की खोई हुई संपत्ति और स्थिति वापस आ जाएगी। अनुष्ठान भयानक रूप से गलत हो गया। समृद्धि के बजाय यह एक पीढ़ीगत अभिशाप लेकर आया, जिसने उनके पूरे वंश को खा लिया। वेनमनी हाउस से निकलने वाला भूत कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, यह मोहिनी थी, कृष्णन नायर की सबसे छोटी बेटी की आत्मा, जो उस अंधेरे अनुष्ठान में मुख्य बलि थी। उसकी आत्मा सामान्य प्रेत से अलग थी। वह शुद्ध, अनसुलझे आघात और प्रतिशोध की एक केंद्रित शक्ति थी। मोहिनी का भूत केवल प्रेत का पीछा नहीं करता था, वह शिकार करती थी। पिशाच और मोहिनी का भूत अलौकिक भय की दो अलग अलग अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। जहां पिशाच ने आध्यात्मिक ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से भस्म किया, वहीं मोहिनी शुद्ध बेलगाम क्रोध का अवतार थी। डॉ. प्रदीप कुमार, जो अलौकिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण कर रहे थे, ने कुछ असाधारण खोज की। पिशाच और मोहिनी के भूत के ऊर्जावान हस्ताक्षर वैज्ञानिक या आध्यात्मिक व्याख्या को चुनौती देने वाले तरीकों से परस्पर क्रिया करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दो गहन अलौकिक संस्थाएं संवाद करने लगी थीं, संभावित रूप से अपनी भयावह क्षमताओं को मिलाने के लिए। पिशाच की गणना की गई आध्यात्मिक खपत और मोहिनी की कच्ची भावनात्मक हिंसा के बीच की सीमा धुंधली होने लगी। मोहिनी की अभिव्यक्तियां क्रूर और विशिष्ट थीं। पिशाच की सूक्ष्म ऊर्जा की कमी के विपरीत उसने उन लोगों के प्रत्यक्ष वंशजों को निशाना बनाया जो उसकी हत्या में शामिल थे। परिवार अपने सदस्यों को असंभव स्थिति में मृत पाते थे। शरीर विकृत, चेहरे पूरी तरह से आतंक के भावों में जमे हुए। कोई शारीरिक घाव नहीं, लेकिन आंखें ऐसी लगती थीं मानो उन्होंने समझ से परे भयावहता देखी हो। स्थानीय फॉरेंसिक टीम हैरान थी। लोग बिना किसी शारीरिक आघात के
अपने चेहरे पर इतने भयानक आतंक के साथ कैसे मर सकते हैं? मोहिनी का तरीका शारीरिक विनाश से पहले मनोवैज्ञानिक यातना देना था। वह सबसे पहले अपने पीड़ितों के सपनों में प्रवेश करती थी और अपनी हत्या के बारे में विस्तृत जानकारी देती थी। पीड़ित अपनी नहीं बल्कि अन्य यादों के साथ जागते थे, अपने ही पिता द्वारा बलि दिए गए बच्चे के दर्द का अनुभव करते हुए, अनुष्ठान चाकू के ठंडे स्टील को महसूस करते हुए, पारिवारिक प्रेम के अंतिम विश्वासघात को समझते हुए। सरस्वती अम्मा और तांत्रिक साधकों के समूह को एहसास हुआ कि मोहिनी के भूत का आना कोई संयोग नहीं था। यह एक बड़े, ज्यादा जटिल, अलौकिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा था जो पिशाच की मौजूदगी से नाटकीय रूप से बदल रहा था। सरस्वती अम्मा ने मध्य रात्रि के एक गहन अनुष्ठान के दौरान बताया, यह अब व्यक्तिगत आत्माओं के बारे में नहीं है। हम आध्यात्मिक स्तरों के पुनर्गठन को देख रहे हैं। पिशाच केवल उपभोग नहीं कर रहा है, यह पुनर्गठन कर रहा है। एक संपूर्ण आध्यात्मिक तबाही को रोकने के लिए उन्हें एक अभूतपूर्व अनुष्ठान करने की आवश्यकता होगी। एक आध्यात्मिक बंधन जो पिशाच और मोहिनी के भूत दोनों को समाहित करेगा। तैयारी के लिए पूर्ण सटीकता की आवश्यकता थी। सबसे दूरस्थ हिमालयी मठों से एकत्रित दुर्लभ जड़ी बूटियां, स्वेच्छा से, बलिदान से रक्त, मंत्र जो सदियों से नहीं बोले गए थे। मैं, राजेश नायर, खुद को इस अलौकिक संघर्ष में तेजी से उलझा हुआ पाता था। मेरे शोध ने मुझे सिर्फ एक पर्यवेक्षक से अधिक बना दिया था। मैं इस आध्यात्मिक आक्रमण को समझने और संभावित रूप से रोकने में एक संभावित कुंजी बन गया था। मोहिनी ने मुझसे सीधे संवाद करना शुरू कर दिया, शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि दर्दनाक दृश्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से, जो मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से चकनाचूर कर देगा। मैंने उसकी हत्या देखी, मैंने उसका दर्द महसूस किया, मैंने उस पीढ़ीगत आघात को समझा जिसने उसकी प्रतिशोधी आत्मा को जन्म दिया था। मैंने जो खोजा वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। विक्रम मेनन, तांत्रिक जिसने पिशाच को बुलाया था, कृष्णन नायर का दूर का वंशज था। सदियों पहले मोहिनी की हत्या के लिए जिम्मेदार वही व्यक्ति। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सावधानी पूर्वक रचा गया आध्यात्मिक बदला था जिसे बनाने में सदियों लग गए थे। अलौकिक घटनाएं अब केवल कलियांगड़ी तक ही सीमित नहीं थीं। पूरे भारत से रिपोर्टें आने लगीं। अजीबो-गरीब मौतें, अस्पष्ट आध्यात्मिक घटनाएं, मानवीय धारणा से परे क्षेत्रों में लड़े जा रहे एक अदृश्य युद्ध की बढ़ती भावना। वैज्ञानिक इसे सामूहिक उन्माद कहेंगे। आध्यात्मिक साधकों ने इसे एक बड़े पैमाने पर ऊर्जावान परिवर्तन की शुरुआत के रूप में पहचाना। हमारे छोटे से गांव में जो हो रहा था वह संभावित वैश्विक अलौकिक घटना का एक सूक्ष्म जगत था। पिशाच, मोहिनी का भूत, जटिल आध्यात्मिक अंतःक्रियाएं वे अस्तित्व के नियमों को फिर से लिख रहे थे। जब मैं ये शब्द लिख रहा हूं तो मुझे पता है कि प्रत्येक वाक्य मेरा अंतिम वाक्य हो सकता है। पिशाच जानता है, मोहिनी देखती है, और जीवित और मृत के बीच की सीमा मिटती जा रही है। कलियांगड़ी अब केवल एक गांव नहीं रह गया है, यह मानवीय समझ से परे आध्यात्मिक शक्तियों का युद्ध क्षेत्र बन गया है, और हम सभी अनजाने में इस भव्य भयावह योजना का हिस्सा हैं। अंतिम युद्ध वह नहीं था जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। भौतिक हथियारों का टकराव नहीं, बल्कि मानवीय आंखों के लिए अदृश्य आयामों में लड़ा गया युद्ध। सरस्वती अम्मा ने सबसे पहले समझा कि कलियांगड़ी में जो हो रहा था वह एक अलौकिक आक्रमण से कहीं अधिक था। यह आध्यात्मिक वास्तविकता का पूर्ण पुनर्गठन था। पिशाच, मोहिनी का भूत और पीढ़ियों की सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा अभूतपूर्व रूप से एक साथ मिल रही थी। एक जीवित, सांस लेने वाली चेतना जो न केवल हमारे गांव, न केवल भारत, बल्कि संभावित रूप से संपूर्ण मानव आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। शीतकालीन संक्रांति की रात को, जब आध्यात्मिक विमानों के बीच की सीमा सबसे नाजुक होती है, सरस्वती अम्मा ने पूरे भारत से सबसे शक्तिशाली तांत्रिक चिकित्सकों को इकट्ठा किया। वे गुप्त रूप से आए, ये समझते हुए कि वे जो करने जा रहे थे वह पहले कभी नहीं किया गया था।
अनुष्ठान के लिए मानव बलि की आवश्यकता थी। कोई भी बलिदान नहीं, बल्कि एक इच्छुक पात्र जो इन अलौकिक संस्थाओं के लिए निरोधक कक्ष बन जाएगा, और वह पात्र मैं ही होऊंगा। मेरा पूरा जीवन इस क्षण की तैयारी में बीता था। शोध, जांच, अलौकिक घटनाओं की क्रमिक समझ, यह सब इस अंतिम टकराव की ओर ले जा रहा था। विक्रम मेनन का मूल आह्वान कोई दुर्घटना नहीं थी। यह सदियों पहले से चली आ रही एक पीढ़ीगत योजना का हिस्सा था। एक योजना जिसमें मेरी अपनी रक्त रेखा शामिल थी, एक आध्यात्मिक वंश जिसे सही मार्ग बनाने के लिए सावधानी पूर्वक विकसित किया गया था। मेरी नानी एक शक्तिशाली तांत्रिक साधक थीं। मेरे पिता गुप्त विज्ञान के विद्वान थे। मेरे द्वारा अर्जित प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक ज्ञान इस क्षण के लिए एक जानबूझकर की गई तैयारी थी। मुझे एक जीवित आध्यात्मिक जेल बनना था। जैसे जैसे आधी रात करीब आती गई, साधकों ने पवित्र राख, चंदन के लेप और रक्त का उपयोग करके एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाया। वेनमनी हाउस के नीचे की जमीन, अलौकिक गतिविधि का केंद्र, एक ऐसी ऊर्जा से धड़कने लगी जिसने भौतिक नियमों को चुनौती दी। मोहिनी का भूत देख रहा था, पिशाच चक्कर लगा रहा था, और मैं बीच में खड़ा था, यह जानते हुए कि मेरी चेतना युद्ध का मैदान होगी। मंत्रोच्चार शुरू हुआ, संस्कृत या मलयालम में नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन भाषा में जो मानव सभ्यता से भी पुरानी है। प्रत्येक शब्दांश एक हथियार था, प्रत्येक सांस एक जादुई रचना थी जिसे बांधने और समाहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। मेरा शरीर एक नाली बन गया। मैं महसूस कर सकता था कि पिशाच की चेतना अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मोहिनी के क्रोध को अंदर घुसने की कोशिश करते हुए महसूस कर सकता था। लेकिन यह कोई साधारण आक्रमण नहीं था, यह एक जटिल आध्यात्मिक बातचीत थी। इसके बाद जो हुआ उसे मानवीय भाषा में वर्णित नहीं किया जा सकता। मेरी चेतना फैल गई, एक जीवित झिल्ली बन गई जो इन अलौकिक संस्थाओं को समाहित कर सकती थी, उनसे बातचीत कर सकती थी और अंततः उन्हें बांध सकती थी। पिशाच ने मुझे खाने की कोशिश की, मोहिनी ने मुझे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं अब सिर्फ राजेश नायर नहीं था, मैं कुछ और बन गया था, एक जीवित आध्यात्मिक एल्गोरिथम जिसे अलौकिक ऊर्जा को समाहित करने और बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। मेरा भौतिक शरीर बदलने लगा, त्वचा पारदर्शी हो गई, आंखें पोर्टल में बदल गईं जो एक साथ कई आयामों को देख सकती थीं। मैं एक जीवित आध्यात्मिक कंटेनर बन रहा था। उस पल में मैंने हमारे अस्तित्व की सच्ची प्रकृति को समझा। अलौकिक संस्थाएं बाहरी ताकतें नहीं थीं, वे सामूहिक मानवीय आघात की अभिव्यक्तियां थीं। समाधान की तलाश में अनसुलझी आध्यात्मिक ऊर्जा। पिशाच को नियंत्रित किया गया, मोहिनी का भूत बदल गया और मैं उनकी जीवित जेल बन गया। कलियांगड़ी बच जाएगा, लेकिन इसकी कीमत मेरी मानवता थी। आज मैं जीने और कुछ और के बीच की स्थिति में हूं। वेनमनी हाउस बना हुआ है, लेकिन यह अब डरावनी जगह नहीं है, यह एक आध्यात्मिक नियंत्रण क्षेत्र है। स्थानीय लोग एक अजीब उपस्थिति की बात करते हैं, कुछ इसे संरक्षक कहते हैं, दूसरे एक अभिशाप। तो दोस्तों, ये थी उस तांत्रिक की कहानी जिसने लालच में आकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल उसकी बल्कि उसके आसपास के हर शख्स की जिंदगी को तबाह कर दिया। आखिर में तंत्र मंत्र से खेलना इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। शक्तियां बड़ी हों या छोटी, हर किसी के पीछे एक कीमत होती है, और कभी कभी ये कीमत हमारी उम्मीद से भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही ये भी बताना न भूलें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें ऐसी और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और याद रखें, कुछ दरवाजे कभी कभी बंद ही रहने चाहिए। क्या पता उनके पीछे क्या छिपा हो।